हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल थर्मोमीटर की जिसमें मरकरी फिल होता है, मरकरी इज़ द मटेरियल, तो उस थर्मोमीटर में तो जो आपकी टेम्परेचर स्केल है दैट डिपेंड्स ऑन द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इन मरकरी थर्मामीटर्स। फाइन। और अगर आप गैस थर्मामीटर्स की बात करते हो देन द टेम्परेचर स्केल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। और अगर आप रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स की बात करते हो देन टेम्परेचर स्केल डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास थर्मामीटर्स की मैंने बात की है उनमें जो टेम्परेचर स्केल है दैट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल। ठीक है, जो मटेरियल आप उस थर्मामीटर में यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी टेम्परेचर स्केल है उस मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेकिन आज जो हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल की बात करेंगे तो ये जो टेम्परेचर स्केल है दैट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन दैट बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट इंजन एंड बिकॉज जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की दैट डजंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस बट डिपेंड्स ओनली ऑन द टू टेम्परेचर बिटवीन विच द इंजन वर्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर स्केल की मैं बात करने वाली हूँ वो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है लेकिन वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड ना होके किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर्स पे डिपेंड करेगा। बिकॉज इसका जो प्रिंसिपल है वो कार्नोट इंजन का ही प्रिंसिपल है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है द टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट इंजन इज नोन एज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर scale. The reason is that efficiency of Carnot engine doesn't depend on the properties of working substance but depends only on the two temperatures between which the engine operates or works. So efficiency अगर मैं define करूँ thermodynamic scale की तो I can write eta is equal to 1 minus tau 2 upon tau 1. This is quite similar as T2 upon T1, the temperature of sink and सोर्स। अब देखिए इसको समझने के लिए लेट कंसीडर थ्री रिवर्सिबल कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक E1, E2 एंड E3। मैंने यहाँ पे देखिए E1, E2, E3 मेंशन नहीं किए हैं बट दिस फर्स्ट वन इज E1 जो कि हीट सोर्स से Q1 हीट लेता है एट टेम्परेचर T1। एंड यहाँ पे देखिए एक दूसरा मतलब एक तरीके से सिंक मैंने बनाया है जो कि T2 पे काम करता है। तो ये जो फर्स्ट वाला इंजन है ये रिजेक्ट Q2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है एंड नाउ T2 से Q2 हीट लेता है आपका इंजन E2 और ये T3 केल्विन पे Q3 हीट को रिजेक्ट करता है हीट सिंक में एंड दिस इज और E3 द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन E3 जो कि हीट सोर्स से Q1 हीट लेता है, वर्क डन करता है एंड उसके बाद Q3 हीट को θ3 या मैं बोलूँ T3 केल्विन टेम्परेचर पे हीट सिंक को दे देता है, रिजेक्ट कर देता है। सो ये हमारे तीन रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है E1, E2 एंड E3। अब देखिए यहाँ पे ये T1 केल्विन है, इसको मैंने θ1 लिखा है। ये आपका T2 केल्विन है, यहाँ मैंने इसको देखो छोटा सा लिखा है, θ2 लिखा है। और ये जो हीट सिंक मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे T3 केल्विन मैंने लिखा है, इसको मैंने θ3 लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कार्नोट थ्योरम पढ़ी थी और उसका एक स्टेटमेंट ये था कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर, अगर आप रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की बात करते हैं, दो कार्नोट इंजन आप लेते हैं जो सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में ऑपरेटेड हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी होगी क्या होगी, वो सेम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास तीन रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है और जो कि हीट सोर्स और हीट सिंक के बीच में काम कर रहे हैं तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए अगर मैं E1 कार्नोट इंजन की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, θ1 टेम्परेचर पे Q1 हीट लेता है
और Q2 हीट रिजेक्ट करता है एट टेम्परेचर θ2। तो इस फर्स्ट वाले कार्नोट इंजन के लिए E1 के लिए अगर मुझे एफिशिएंसी डिफाइन करनी हो तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, देखिए 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात करोगे तो यू कैन राइट 1 माइनस T2 अपॉन T1, वो एक्सप्रेशन हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखिए, सिंस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टू टेम्परेचर θ1 एंड θ2, this is quite similar as T1 and T2 between which the engine operates. Therefore, we can say efficiency will be a function of these two temperatures only. Eta is now function of F θ1 and θ2. Suppose this is equation 2 and this is our equation 1. तो from equation 1 and 2 की मैं बात करूँ तो I can write Q2 upon Q1 is equal to 1 minus F θ1 θ2। देखिए दिस इज ईटा, फाइन। यहाँ पे अगर मैं Q2 अपॉन Q1 निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा, एंड ईटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, F θ1 θ2, बिकॉज अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस F θ1 θ2, और इसको पूरे को मैंने क्या लिख दिया, देखो बुक्स में कई जगह 1 अपॉन 1 माइनस ईटा भी है, बिकॉज ईटा इज दिस फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। एंड इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, नाउ दिस इज सम अनदर फंक्शन जो कि मेरा θ1 और θ2 पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज इक्वेशन 3। अब बात करते हैं सेकेंड इंजन की। तो सेकेंड इंजन क्या कर रहा है, इट टेक्स Q2 हीट एट टेम्परेचर θ2 and gives at another temperature θ3, ठीक है। तो सिमिलरली एज इक्वेशन 3 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी Q2 अपॉन Q3 इज नाउ फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3। देखो पहले वाला इंजन किसके बीच काम कर रहा था, θ1 और θ2 के बीच। दूसरे वाला इंजन किसके बीच काम कर रहा है, θ2 और θ3 के बीच। तो डायरेक्टली मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया कि Q2 अपॉन Q3 इज इक्वल टू F θ2 θ3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब देखिए इंजन E3 की बात करूं मैं, तो इंजन E3 क्या कर रहा है, इट टेक्स हीट Q1 एट θ1 एंड गिव्स हीट Q3 एट अनदर टेम्परेचर θ3। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप Q और थीटा में कंफ्यूज नहीं होंगे, फाइन। अब देखिए इक्वेशन 3, 4 की तरह अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ इन टर्म्स ऑफ हीट टेकन एंड हीट रिजेक्टेड, तो Q1 अपॉन Q3 इज नाउ F θ1 θ3 एंड दिस इज इक्वेशन 5। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। बट Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 Q2 अपॉन Q3। अब इक्वेशन 3, 4, 5 से अगर मैं देखूं तो आई कैन राइट F θ1 θ3 इज इक्वल टू F θ1 θ2 इंटू F θ2 θ3 एंड दिस इज माई इक्वेशन 6। अब देखिए इस इक्वेशन 6 में ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द फंक्शन ऑफ Q1 सॉरी θ1 θ3 एंड जो RHS है इज अ फंक्शन ऑफ θ1 θ2 एंड θ3। सो ये जो है, अब देखिए यहाँ पे θ1 और θ3 ही हैं, तो आपके राइट हैंड साइड में भी θ1 और θ3 ही होने चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो F है, F θ1 θ3, this is equal to phi θ1 upon phi θ3 and F θ1 θ2 similarly I can write as phi θ1 upon phi θ2 and F θ2 θ3 I can write as phi θ2 upon phi θ3 और इनको मैंने लिख दिया इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, ठीक है। अब इक्वेशन 6 से देखिए, दिस इज इक्वेशन 6, यहाँ पे आपका ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये है, ये वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये है,
ये वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये है। आपने क्या किया, इन तीनों की वैल्यूज इक्वेशन 6 में रख दी फ्रॉम 7, 8, 9। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू F थीटा 1 थीटा 2 and that is equal to phi theta 1 upon phi theta 2 and this is our equation 10। अब क्योंकि जो Q1 है it is greater than Q1 जो है it is greater than Q2 और we can say theta 1 जो है it is greater than theta 2। so यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो phi theta 1 है it will also be greater than phi theta 2। तो phi theta 1 is greater than phi theta 2। So eta I can write as 1 minus phi theta 2 upon phi theta 1। अब सपोज देखिए phi theta 2 को हम लिखे tau 2 से डिफाइन किया, phi theta 1 को आपने सपोज tau 1 से डिफाइन किया, तो eta जो है आपने डिफाइन किया 1 minus tau 2 upon tau 1। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 10 and eta is 1 minus q2 upon q1 that is equal to 1 minus t2 upon t1। तो अगर यहाँ से हम देखें तो we can write q1 upon q2 is equal to tau 1 upon tau 2 और t2 upon t1 is equal to tau 2 upon t1। तो यहाँ पे we can say this new temperature scale which doesn't depend on the properties of working substance is called thermodynamic temperature scale। It only depending on Q1 and Q2, the heat taken from the source and the heat rejected to the sink, or we can say this temperature scale only depends on the temperature of sink and temperature of source। So this temperature scale which doesn't depend on the working substance is known as thermodynamic temperature scale। अब बात आती है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की। तो हमने पीछे देखा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और उसको मैंने लिखा था 1 माइनस tau 2 अपॉन tau 1। अब देखिए कि सपोज tau 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब Q2 क्या होगा, 0 होगा। ये टेम्परेचर 0 है तो इस इक्वेशन से Q2 भी क्या होगा, 0 होगा। Absolute zero temperature is thermodynamic scale is that temperature of heat sink of reversible engine at which heat is not given to the heat sink and whatever heat is taken from the source that completely converts into work। So we can say the efficiency of reversible engine become 100%। कहने का मतलब ये है कि अगर tau 2 की वैल्यू मैं 0 मान के चलती हूँ तो इन दैट केस Q2 भी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर मैं लिखती हूँ Q2 इज इक्वल टू 0 देन आई विल हैव ईटा इज इक्वल टू 1 और ईटा 1 का मतलब क्या है, यू हैव 100% एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, जितनी हीट सोर्स से ली गई थी दैट ऑल इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, इसका मतलब सोर्स सिंक को कोई भी हीट नहीं दी गई, कोई भी हीट है वो रिजेक्ट नहीं हुई है। जितनी भी हीट आपकी हीट सोर्स से ली गई थी दैट कम्प्लीटली कन्वर्ट्स इनटू वर्क। सो इस टाइम वी कैन से द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज 100%। अब बात आती है कि नेगेटिव टेम्परेचर भी हो सकता है क्या। So the temperature of any substance is not possible below absolute zero temperature। So this is the last limit। As if sink temperature tau 2 is negative then the efficiency will become more than 100%। और अगर किसी भी इंजन की एफिशिएंसी है वो more than 100% हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हीट सोर्स से उसने जितनी भी हीट ली है उसको उसने कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर मैं कह रही हूँ कि एफिशिएंसी है वो 100% से भी ज़्यादा है, मीन्स इंजन विल स्टार्ट टेकिंग हीट फ्रॉम द सिंक ऑटोमेटिकली विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर विच इज़ इम्पॉसिबल। आई बात समझ में कि 100% है तो यहाँ तक आपको समझ में आता है कि जितनी आपने हीट ली थी दैट कन्वर्ट्स इनटू वर्क। लेकिन अगर 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या है कि इंजन ने ऑटोमेटिकली सिंक से हीट लेना शुरू कर दिया है एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर।
ठीक है। तो यहाँ हमने आज पढ़ा थर्मोडायनामिक स्केल, जिसमें हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी पढ़ा एंड जो आपका नेगेटिव टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है, वो भी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो ऑफ द आइडियल गैस फॉर दैट गामा इज इक्वल टू 1.5 यूज्ड इन इट। तो देखिए T1 आपको दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया हुआ है, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो T1 इज इक्वल टू 500 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। आपने इसको केल्विन में, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया एंड गामा इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए द एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो इन कार्नोट इंजन कैन बी डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1। देखिए मैंने कहाँ से निकाला है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, और एक ईटा को मैंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन की फॉर्म में भी लिखा था और मैंने कहा था ये आप सॉल्व करेंगे तो उन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये भी एफिशिएंसी है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के फॉर्म में भी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला था, दोनों का आप इक्वेट करोगे देन यू कैन कैलकुलेट दिस रो। और रो का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा T1 अपॉन T2 1 upon gamma minus 1. Now you have T1, you have T2, you have the value of gamma. When you solve this, you will have the value of this adiabatic expansion ratio, which is 2.78. Fine. Next numerical है, that is a Carnot engine of 100 kilowatt operates between 490 Kelvin and 290 Kelvin. ऑलरेडी आपको एक केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे जो वर्क डन है वो दिया हुआ है 100 किलो वॉट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए द हीट एब्जॉर्ब Q1, द हीट रिजेक्टेड Q2 एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन दैट इज ईटा। सो देखिए W आपको दिया हुआ है तो किलो वॉट में दिया हुआ, आप इसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो विल हैव 10⁵ वॉट। T1 है आपका 490 केल्विन है, T2 है आपका 290 केल्विन है। तो बाय यूजिंग T1 एंड T2 आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी कितनी आ गई सॉल्व करने पे, यू हैव 40.8%। तो इस कार्नोट इंजन की जिसके लिए वर्क डन इतना है 10⁵ वॉट है, उसकी एफिशिएंसी है 40.8%। अब क्योंकि हमें पता है Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, ये सारा हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए और ईटा जो है दैट वी डिफाइंड एज द यूजफुल वर्क डन अपॉन द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। सो Q1 आई कैन राइट नाउ एज W अपॉन ईटा। सो W क्या है मेरे पास 10⁵ वॉट लिख दिया मैंने। ईटा मेरे पास क्या है देखिए 20/49, सो 20 इंटू 20 अपॉन 49। सॉल्व करेंगे देन यू हैव 245 किलो वॉट। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिक्स आप अपने आप कर लेंगे। तो Q1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 245 किलो वॉट। अब देखिए कि Q1 जो होता है दैट इज W प्लस Q2, यहाँ से आप Q2 निकाल सकते हैं दैट इज Q1 माइनस W। तो Q1 आपके पास कितना था 100 किलो वॉट लिखा हुआ है, देखो सॉरी Q1 आपने निकाला था दैट इज 245 किलो वॉट। तो ये तो आपने कैलकुलेट किया है। सो Q1 इज 245 किलो वॉट माइनस 100 किलो वॉट, दिस इज द वर्क डन। सो Q2 इज इक्वल टू 145 किलो वॉट। तो ये आपका न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल मैंने करा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।